हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का जो जिस्ट है वो बताऊंगा। इसी के साथ जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उसका जो आइडिया है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, किस तरीके से एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है सिलेबस के मुताबिक है और पास्ट ईयर का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो ट्रेंड रहा है चीज़ें पूछने की, उस हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो गाइडेंस होगी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू, इवन सिलेक्शन का भी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इसी के साथ आपको अगर रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है मन में, चीज़ों को डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488। ध्यान रखिएगा हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो यहाँ मेंशन है। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल जो बात करता है 5 की इनोवेशंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो ऐसा क्या 5 इनोवेशन है जो क्या कर सकती है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये जो आर्टिकल है लिखा गया है स्पेशली बाय एक्सपर्ट अमिताभ कांत जी जो आपके G20 के शेरपा रह चुके हैं, देन नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया है अबाउट ब्रिटिश अंपायर से कि 1714 में जो ब्रिटिश अंपायर थी उनके प्रचेष्टा की वजह से किस तरीके से जो शिप है और जो नेविगेशन है उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको आपका इन्हांस किया गया। और उसी से क्या हुआ, जो ब्रिटिश अंपायर है वो लगभग 200 साल तक पूरे विश्व में राज करने में सफल रही। तो ये जो ब्रिटिश अंपायर है या फिर जो उनका एम्पायरलिज्म है वो कैसे आगे बढ़ा, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सेकेंडली अगर देखें ब्रिटेन के बाद तो यूएसए जो है उनका जो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट लिया गया था बाय देयर DARPA, उसके तहत क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट और GPS का जो इन्वेंशन है वो हुआ। तो आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेट और GPS किस तरीके से रेवोल्यूशन ला रही है। तो पहले जो इंटरनेट और GPS है उसको आज जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उस सोच से डेवलप नहीं किया गया था। इसका स्पेशल जो पर्पस था वो था US की डिफेंस को सर्व करना। नेक्स्ट है, अगर आज देखें कि जिस तरीके से ब्रिटेन और USA ने टेक्नोलॉजी में जो सफलता है वो प्राप्त की और ग्लोबल लेवल में पावर हाउस बने, तो इंडिया भी क्या कर सकता है वैसा ही कुछ रास्ता अपना रहा है और अपना सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि टुडे इंडिया फेसेस इट्स ओन इनोवेशन गैप। तो आज के समय पे हमारा इनोवेशन गैप है, जबकि हमारा आपका डिस्पाइट अ थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारे देश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। USA और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम स्टार्टअप का इंडिया में ही है। और इसी के साथ हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन 5 की इनोवेशंस। तो वो 5 की इनोवेशंस कौन से रहेंगे, एक तो है सीवेज फ्री इंडिया। तो हमारे देश में जो अनट्रीटेड सीवेज है उसके वजह से क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर कंटामिनेशन होता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है और ये पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो आपका सीवेज सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए और जो आपका वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, लाइक सेफ मैन्योर में, बायोगैस में, क्लीन वाटर में, ताकि हम क्या कर सके, वाटर जो बोर्ड डिजीज है उनको हम कम कर सके। क्योंकि डिजीज जब कम होगी तभी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, तभी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव रहेगी। सेकंड जो है सेफ वाटर फॉर मिलियंस। तो मिलियंस को सेफ वाटर देने के लिए ऑलरेडी हमारे देश में जो जल जीवन मिशन लिया गया था, जो जल जीवन मिशन का रोल आउट हुआ था, उसके तहत 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर
का जो अवेलेबिलिटी है वो मिला है। तो इससे क्या है, जो वाटर बोर्न डिजीजेस है वो कमती होने लगेंगी। तो वो कम जब होंगी, पॉपुलेशन जब हेल्दी रहेंगी, तो इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अभी फर्दर हम और इसमें क्या टेक्नोलॉजी का लेवरेज ले सकते हैं, एआई का, ताकि हम वाटर का जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर कर सके और वाटर की क्वालिटी को प्रेडिक्ट कर सके। नेक्स्ट है लाइट ग्रीन बैटरीज। तो जो बैटरी का डेवलपमेंट है, तो बैटरी से क्या होता है, हम एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं और उसको एनर्जी स्टोरेज में, मोबिलिटी इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बैटरी के सेगमेंट में अगर देखें तो इंडिया क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल है उसके इंपोर्ट में हमें बहुत सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं या फिर खर्च करने पड़ते हैं। तो उससे हमें और इंपोर्ट में भी दिक्कतें आती है। तो उससे इसमें अमिताभ कांत जी ने ये सजेशन दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, जो लोकली अवेलेबल मिनरल है उसका अल्टरनेट को हम बैटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को क्या करना है, स्मार्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी लगाना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना और आपका जो मार्केट है उसको डेवलप करना, ताकि क्या हो, हमारे देश की जो 45% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, जिससे सिर्फ 18% ऑफ जीडीपी आता है, तो उसको हमें बढ़ाना है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तब रूरल एरियाज डेवलप होंगी, तब क्या है, देश में डिमांड जो है वो जनरेट होगा और तभी इकोनॉमी हमारी बूम कर सकती है। ओके, तो इसमें रेनफॉल जो वेरिएबिलिटी है, सॉइल डिग्रेडेशन है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम प्रिसाइजली विथ टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनको इस्तेमाल करके सॉइल को, वाटर को, वेदर को, मार्केट को इंटीग्रेट करके फार्मर्स को मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 120 डे फ्लाई ओवर एंड अंडर पासेस। जो तो हमारे देश में भी क्या होती है, जो भी फ्लाई ओवर बनता है या फिर अंडर पासेस या फिर टनल्स बनती है, उसको सालों साल लग जाते हैं। तो इसमें अमिताभ कांत जी ने ये सजेशन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिले जो है वो हमारी सिटीज़ को चोक करता है, मोबिलिटी को आपका हॉल्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 120 डे में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके, वैसा एक मॉडल हमें लेना है। 60 डेज फॉर डिज़ाइन एंड प्लानिंग, 30 डेज फॉर प्रिपरेशन एंड 30 डेज फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन। और ये पॉसिबल भी है। इससे हम क्या बचत कर पाएंगे, जो कॉस्ट है वो उसका 30% कटिंग हो जाएगा। अभी हमें लग सकता है कि ये यूटोपियन आइडिया है, मतलब काफ़ी इमेजिनरी है, क्या ये हो सकता है? ऑब्वियसली ये हो सकता है। तो अभी इसके लिए हमें ये जो 5 गोल है कि इनोवेशंस करने हैं इन 5 लेवल में, उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है, फर्स्ट में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो विल पावर है उसको डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको हमने ऑलरेडी डेवलप किया है इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स लाइक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक अकाउंट ओपनिंग अंडर पीएम जन धन योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक भीम है, यूपीआई है। ओके, देन सेकेंड में क्या करना है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो रिफॉर्म है उसको ठीक सही करना ज़रूरी है, कि जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे देश में बनेगी तो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट के द्वारा परचेस करना है, ताकि जो प्रोड्यूसर्स है उनको आपका जो मार्केट है वो मिल पाए। तो गवर्नमेंट जब खुद खरीदेंगी, इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगी सब्सिडाइज प्राइस में, तो उससे क्या है, हमारी इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होंगी और मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो भी आगे बढ़ेगा। और थर्ड है अ प्रो इनोवेटर इकोसिस्टम। तो एक प्रो इनोवेटर इकोसिस्टम हमारे देश में बनाना है, जैसे R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप टेक जो है उसमें पैसे आपके इन्वेस्टमेंट करना बाय पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। और इसी के साथ कहा गया है कि जो ग्लोबल साउथ है वो होम टू ओवर 5 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, 500 करोड़ पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में रहते हैं, जो सिमिलर तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक सीवेज का प्रॉब्लम, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो उसमें या फिर आपका स्पीडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अभी वेस्टर्न नेशंस जो है वो हमें मदद नहीं कर सकते हैं बाय देयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि काफ़ी कम कैपेसिटी है उनके पास मास स्केल में चीज़ों को डेवलप करने में। तो इंडिया इसमें क्या कर सकता है, एक उभरता हुआ पावर है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस को डेवलप कर सकता है और जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको भी मदद कर सकता है।
तो इसमें क्या है, इंडिया लीड कर सकता है। इंडिया का खुद का भी क्या आपका रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा कि हमारा जो एम्बिशियस टारगेट है कि हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय 2047, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर देखें तो हाल ही में कुछ मिशंस ली गई हैं, जैसे 1 करोड़ रुपीस 1 करोड़ का इनिशिएटिव, 1 लाख करोड़ का इनिशिएटिव लिया गया है, जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, जिससे रिसर्च जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर है इंडिया एआई मिशन, सीक टू बिल्ड लीडरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर डेडिकेटेड डीप टेक फंड भी बनाया गया है। तो ये सभी वाइटल स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। तो देख सकते हैं इसमें, मुझे ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें आपको जब एग्जाम में सजेशंस देना होगा तो इन पॉइंटर में आप आंसर को लिख सकते हैं। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा कि इस बार भी एपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विकसित भारत 2047 का जो टोटल टारगेटेड अमाउंट है, कितना इकोनॉमी, हमें कितना बड़ा इकोनॉमी बनना है, दैट इज $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये इस तरीके की चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। फिर इंडिया एआई मिशन, ओके, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। बाकी ओवरऑल इसमें एक ऐसे लिखने का भी आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरीके से आप ऐसे एक को स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसमें स्टार्टिंग आपने देखा कि स्टोरी को खोला गया है कैसे, बाय गिविंग रेफरेंस टू ब्रिटेन एंड यूएसए, और कैसे इंडिया प्रोसीड कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग किस तरीके से हम मणिपुर का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो काम है, इसमें टोटल 5 की इश्यूज दिया है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। नंबर 1 है रिहेबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड। तो जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, टोटल लगभग 60,000 के लगभग जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है, ओके, इंक्लूडिंग कुकी, जो एंड मेती, तो उनको, वो अभी कहाँ रह रहे हैं, 280 रिलीफ कैंप में। तो उनको फिर से क्या करना है, रिहेबिलिटेट करवाना है उनके अपने जगह में जहाँ से वो बिलोंग करते थे अपने स्टेट के अंदर। अभी उसमें से लगभग 5,000 कुछ पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी है घर में। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट। तो अभी फ्री मूवमेंट क्या है, बंद होके रखा है मणिपुर में। क्यों? बिकॉज अभी जो आपके ये फाइटिंग जो था, जो एथनिक क्लैश था, ये बिटवीन स्पेशली 2 कम्युनिटीज़ के, एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में थी। एक तरफ आपकी मेती और ऑन द अदर हैंड कुकी एंड जो पॉपुलेशन थी। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि कुकी जो पॉपुलेशन है मैती के एरिया में नहीं जा सकती है, मैती जो है कुकी जो के एरिया में नहीं जा सकते। तो इससे क्या है, देश के अंदर ही आप देख सकते हैं जो फ्री मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। लाइक जब क्या होता है, जो देश के बीच में होता है कि हम मूव नहीं कर सकते एक से दूसरे देश के बीच में विदाउट हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो उस तरीके का जो ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के घर के अंदर ही ये हो रहा है। तो नीदर कम्युनिटी कैन क्रॉस द बफर जोन। तो बीच में एक बफर जोन है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही है ऑफ दिस 2 एथनिक कम्युनिटी। तो उसको ठीक करना काफी जरूरी है। इवन इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि कैसी है हालत, कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एस्कॉर्ट करना पड़ रहा है मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट बस फ्रॉम इम्फॉल। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। तो इसको क्या करना है, रीस्टोर करना है फ्री मूवमेंट को। इंटर कम्युनिटी जो डायलॉग है उसको भी रीस्टोर करना काफ़ी ज़रूरी है। ये रीस्टोर नहीं होने की वजह से काफ़ी वायलेंट जो एथनिक क्लैश है वो देखी गई है, डेडली एथनिक क्लैश देखी गई है, जिससे 250 जान जा चुके हैं अभी तक। मोर देन 250 लाइव्स वेर लॉस्ट। तो ज़रूरी है कि इंटर कम्युनिटी जो डायलॉग है उसको रीस्टोर किया जाए। जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, जो सोशल कैपिटल है, दैट नीड्स टू बी री इंस्टॉल्ड इन मणिपुर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट अभी लास्ट 21 मंथ से आपका जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया जाए। तो 21 मंथ से जो प्रॉब्लम है, 21 मंथ के प्रॉब्लम के बाद बीरेन सिंह जी ने, जो सीएम थे, उन्होंने रिजाइन किया। फिर फरवरी के बाद आपका प्रेसिडेंशियल रूल लग गया अंडर आर्टिकल 356। तो उसको अभी क्या करना है, रीस्टोर करना है। आर्टिकल 356 को हटा के इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट को फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही सल्यूशन है आपके इन तरीके के जो क्लैश हम देखते हैं अमोंग आवर ओन पीपल। ओके, नेक्स्ट है बॉर्डर सिचुएशन। तो जो पोरस बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार, तो इसमें स्पेशली जो मेती कम्युनिटी है वो कुकी जू कम्युनिटी के ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है या फिर अलेज कर रही है कि जो आपके म्यांमार से जो पॉपुलेशन है
जो म्यांमारी पॉपुलेशन है उनके साथ आपका क्या है, क्लोज कनेक्शन है कुकीज़ों का। तो वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है, या फिर जो आपका ड्रग का ट्रेड होता है उसको भी एक रीज़न बताया जा रहा है इन टेंशन्स का। तो उन सब चीज़ों को, ये आपका रियल में हो या फिर आपका एलिज्ड हो, इसको एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है जो फ्यूल कर रहा है कन्फ्लिक्ट को, तो उसको भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। ऑलरेडी जो सेंटर है, उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्क्रैप कर दिया है फ्री मूवमेंट रजीम को विथ म्यांमार। तो फ्री मूवमेंट रजीम था म्यांमार के साथ, जिसको 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो फ्री मूवमेंट रजीम के तहत क्या है, आपकी जो म्यांमार के बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक जो पॉपुलेशन है वो ट्रेवल कर सकते हैं एक दूसरे के एरिया में, मतलब इंडिया और म्यांमार के बीच में, क्योंकि एथनिक टाइज है। कुकीज़ो जो पॉपुलेशन है उनका एथनिक टाइज है विथ जो बॉर्डर इनहेबिटेटेड विलेजेस है उनके साथ, इवन इकोनॉमिक टाइज भी है। तो इसी को आपका क्या है, फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए फ्री मूवमेंट रजीम लाया गया था। लेकिन जो एलिजेड अभी आया है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की वजह से भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं मे बी, ओके, तो उसके लिए अभी बंद किया गया है। तो होपफुली इसमें एक क्या करना है, मिडिल ग्राउंड लेके इन चीज़ों को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक आप कॉलोनियल हैंगओवर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थी उन्होंने आपका जो आर्बिट्रेरी बॉर्डर लाइन डिमार्क किया था, जिससे क्या हुआ, सेम कम्युनिटी के लोग क्या हो गए, दो देश में बढ़ गए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन फ्रॉम इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हाल ही में हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहीं इसी में मेंशन होगा कि मोदी, मिस्टर मोदी हु वाज एड्रेस्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे इन न्यू दिल्ली। तो उसी में हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने मेंशन किया है कि जो हमारी इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है इंडिया की जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी को, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो इंडिया में है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा गया, जो कलेक्शन है आज के पहले, जो आपके समझ लीजिए कि एंशियंट समय से जो लिखा गया है, जो लिखने का ट्रेडिशन जब से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे देश में ही लिखा गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अबाउट 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इसको डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ओवर 10 लाख जो है सो फार डिजिटाइज कर दिए गए हैं, मतलब डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि ऐसे जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट रहेंगे वो जितने भी अच्छे से रखे, एक समय के बाद वो धीरे धीरे क्या है, खराब होने लगते हैं। तो ताकि हम उसको आपके इटर्निटी के लिए सेव कर सके, तो उसके लिए आपका एक मिशन भी लिया गया है, ज्ञान भारतम मिशन। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हम किस तरीके से हमारे हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, तो 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट है, 10 लाख हमारा क्या हो गया है, डिजिटाइज हो गया है सो फार। और ये हमारे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको भी दिखाता है। प्लस अभी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसका सिर्फ आपका ये जो लिखे हुए हैं या फिर हमारी सिर्फ हेरिटेज है उतना ही नहीं है, ये उससे भी बढ़ के है। क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, और हमारे जो उस समय के हमारे एंसेस्टर्स थे कि वो कितने ज़्यादा क्या करते थे, आपके इनोवेटिव चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में व्यस्त रहते थे, या फिर आइडियाज़ में व्यस्त रहते थे, जिससे क्या हुआ, आज हमें ऐसा एक लेगेसी मिला है। ओके, तो उससे क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है कि इसको हम प्रिजर्व करें। तो थ्रू आउट हिस्ट्री करोर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वेर डिस्ट्रॉयड। तो पहले काफ़ी डिस्ट्रॉयड किए जा चुके हैं, और इससे पता चलता है कि इतना डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इतना मैन्यूस्क्रिप्ट बचा हुआ है। इसका मतलब कि हाउ डिवोटेड आवर एंसेस्टर्स वेर टू नॉलेज, साइंस एंड लर्निंग। तो ये फुटप्रिंट है ऑफ द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ इंडिया एज वेल एज द एंटायर ह्यूमैनिटी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता है, इट्स ओके कि ना पूछे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ का ऊपर क्वेश्चन आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ का ऊपर क्वेश्चन आए, तो हम उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन करेंगे। अल्टीमेटली सभी चीज़ें काम में आएंगी जो भी आप पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ नीड टू एड्रेस द साइंस एजुकेशन क्राइसिस इन स्कूल। तो अभी जो साइंस का क्राइसिस है स्कूल में, साइंस की लर्निंग में, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि NEP 2020, तो इसका आपका ये गोल है कि ट्रांसफॉर्म करना है हमारे स्कूल लर्निंग को।
क्रिटिकल लर्निंग करना, इनोवेटिव सोच को डेवलप करना, वोकेशनल जो आर्ट है उसको डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हमारे जो साइंटिफिक लर्निंग है या फिर स्टेम का लर्निंग है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसको आगे बढ़ाए। लेकिन आज के समय पे प्रॉब्लम क्या है, स्कूल्स में लैक ऑफ रिसोर्स फॉर एडवांस साइंस एजुकेशन है। रिसोर्स नहीं है, जैसे कि जो लैब चाहिए वो नहीं है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं है, स्पेशलाइज जो मटेरियल चाहिए वो नहीं है, प्लस जो ट्रेंड टीचर्स चाहिए वो उसकी भी कमी देखी गई है, स्पेशली इन एआई, रोबोटिक्स। तो इसीलिए हम क्या है, आज 21st सेंचुरी में होके भी हम आपके 20th या फिर 19th सेंचुरी की जो चीज़ें है वो ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट 5 ईयर हो गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, और इसी के तहत क्या है, परख जो है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, तो ये परख क्या करता है, सर्वे करता है। तो इसका 2024 का जो सर्वे का रिपोर्ट है, इसमें लर्निंग गैप देखा गया है कि इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, एवरेज स्कोर कितना है आपका, ओनली 40% है इन साइंस एंड 37% है इन मैथ्स। मतलब इसका आउटकम कितना खराब आप देख सकते हैं। स्कोर आर इवन लोअर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख सकते हैं साइंस में 37 मार्क्स ही मिलते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स, और 33 मार्क्स मिलते हैं इन मैथमेटिक्स। और क्लास 12 के बाद क्या है, आपके जो कोई बच्चे ने अगर साइंस लिया भी, तो उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट की लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है, लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइस रहता है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम रहती है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है। और इसी के साथ आपका ध्यान दीजिएगा कि जो ओवरऑल डिफरेंट स्टेट है उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो अराउंड 80% साइंस स्ट्रीम से पास करते हैं क्लास 12 का जो एग्जाम है वो है आंध्र प्रदेश में, 65% है तेलंगाना एंड तमिलनाडु में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इन स्टेट में जो आपका डेवलपमेंट है इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर 20% और फीवर है इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो 20% से भी कम है। मतलब 100 स्टूडेंट अगर एनरोल होते हैं तो उसमें 20 स्टूडेंट ही सिर्फ क्या है, साइंस में एनरोल होते हैं, साइंस स्ट्रीम में एनरोल होते हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। ओके, फिर जेंडर का जो कंपोजिशन है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है, फीवर गर्ल्स चूजिंग साइंस। तो इसमें जो जेंडर का एंगल है वो आप एजुकेशन में लिख सकते हैं, एग्जाम में सारा चीजें मेंस में हमें काम में आएंगी। फिर आपका नेक्स्ट है an unseen barrier in the mindset of the government school in several states। तो सेवरल स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके जो स्टूडेंट है या फिर पेरेंट है उनका भी जो आपका या फिर टीचर है उनके जो माइंडसेट है उसमें भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है स्कूल्स में कि जो बच्चे आपका हाई स्कोर मार्क कर रहे हैं या फिर हाई स्कोर सिक्योर कर रहे हैं उसी को साइंस ऑप्ट करना चाहिए और बाकी को आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक क्या है, माइंडसेट की गड़बड़ी की वजह से होता है। ओके, बाकी ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इधर क्या इसका वे फॉरवर्ड रह सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। तो अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स लेने हैं, रिसोर्स एलोकेशन करना है, अर्जेंटली ये रिक्वायर्ड है बाय बोथ दी सेंटर एंड स्टेट। जो बजटरी एलोकेशन है इन स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसको बढ़ाना है। सेकेंड आपका नीड्स टू ऑफर इन मोर गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में साइंस के कोर्सेज को ऑफर करना काफ़ी ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट है अंडर सर्व्ड एरिया के, हिली एरियाज हो या फिर डिफिकल्ट टेरेन के, उधर साइंस का जो नॉलेज है वो आपका इम्पार्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तभी क्या है, स्टेम का एजुकेशन मिल सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपका जनरेशनल गैप देखा जाएगा कि शहर में आपके लोग आगे बढ़ गए या फिर जो डेवलप रीजन है और बाकी जो पिछड़े हुए रीजन है उनके जो बच्चे हैं पीछे रह गए। अल्टीमेट क्या है, एजुकेशन ही नेशन को शेप करता है, इसकी इकोनॉमी हो, डेमोक्रेसी हो, सोसाइटी हो। तो काफ़ी ज़रूरी है कि एजुकेशन को हमें AAA के तहत दिलवाना ज़रूरी है। AAA मतलब अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट है द RTI शिफ्ट टू अ राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जो RTI एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई। और वो अमेंडमेंट क्यों लाया गया? बिकॉज ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से जो सेक्शन 8 आपका 8(1) सब क्लॉज J है ऑफ RTI एक्ट, उसको चेंज किया गया। तो ऑलरेडी जो सेक्शन आपका 8 है, 8(1) है, उसमें यह मेंशन किया गया है कि क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पशन दिया गया था
क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं, मैं फिर से बताता हूं कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8(1) सब क्लॉज जे में पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया गया था। एग्जाम मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई अगर मांगता है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ कुछ पर्सनल राइवलरी के लिए मांगता है तो उसको डिनाई किया जाएगा। और इंफॉर्मेशन तभी दिया जाएगा जब उसमें क्या होगा, आपका कोई पब्लिक, आपका ये कहीं मेंशन होगा कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट अगर जुड़ा हुआ है, तभी क्या किया जा सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को दिया जा सकता है। तो ये पहले जो आपका सेक्शन था ठीक था, लेकिन अभी क्या किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब सेक्शन आपका जो 8(1) सब क्लॉज जे है आरटीआई एक्ट का, उसको जब अमेंड किया गया टू अलाइन विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी डेटाएं जो है, अभी जो डेटा है वो आपकी क्या की जाएगी, डिनाई की जा सकती है बाय द अथॉरिटी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसका क्रेडेंशियल में आपकी जो है एक धब्बा लग सकता है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो सकती है। क्यों, आज के समय पे अगर देखें तो काफ़ी जो डेटा है, गवर्नमेंट डेटा, इवन पर्सनल डेटा तो है ही, गवर्नमेंट डेटा जो है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइज हो चुकी है बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। लैंड रिकॉर्ड्स हो या फिर डिफरेंट अदर जो रिकॉर्ड्स हो, वो डिजिटाइज हो गई है। तो अभी इसको अगर एग्जाम्प्ट किया जाता है बाय अमेंडिंग आरटीआई एक्ट सेक्शन 8(1) सब क्लॉज जे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट या फिर जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट डेटा को पर्सनल डेटा के नाम से डिनाई करेगी, और इससे क्या होगा, हमारे देश में जो करप्शन है वो बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी जो है वो लैक हो जाएगी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो लैक हो जाएगी। क्योंकि 2005 में आरटीआई बनने के बाद आप देख सकते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम जो था उसका आपका एक्सपोज होना, या फिर कोल एलोकेशन का जो स्कैम था उसका एक्सपोज होना, या फिर डिफरेंट जो आपके लोकल लेवल पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्सपोज होना, एमएलए मिनिस्टर्स का एक्सपोज होना। तो ये सभी चीज़ें आरटीआई के तहत देखा गया था, जो कि इतने सालों से विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकपाल फेल हो रही थी टू कर्ब करप्शन। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो चेंजेस लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, विच इन टर्न अमेंडेड आरटीआई एक्ट, तो इसको मीडिया में चर्चा भी नहीं किया गया। तो ये ज़रूरी है कि ये चर्चा हो, मीडिया में पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो, और इसका जो डाइल्यूशन है उसको ठीक किया जा सके। अदरवाइज आरटीआई विल बिकम आरडीआई, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। तो वही चीजें इसमें जो ऑथर है उन्होंने मेंशन की है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज डाइल्यूटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कमेंट, या फिर रिसेंट चेंजेस इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इन चीज़ों को आपको मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।